नमस्कार, मैं हूं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं संचार जगत चैनल। आज हम मुखातिब हो रहे हैं पंडित आलोक भट्ट जी से। हम आए हैं कल्पना संगीत महाविद्यालय में। ये निरंतर यहाँ पर काफ़ी समय से बच्चों को संगीत की तालीम दे रहे हैं और घरानेदार आर्टिस्ट हैं। शुरू से इनके पिताजी के समय से यहाँ पर संगीत विद्यालय चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी बच्चों को इन्होंने संगीत की तालीम दे करके उनको तैयार किया है, जो मंचों पर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आलोक भट्ट जी वो शख्सियत हैं राजस्थान की जिन्होंने 37 वर्ष आकाशवाणी पे सेवा के दिए। म्यूजिक कंपोजर रहे। उनकी तालीम बच्चों के लिए तो खास रही है, साथ ही यह कहना भी कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अच्छे गुणीजन कलाकार भी उनको सुनने के लिए ललायत रहते हैं। घरानेदार आर्टिस्ट हैं पंडित आलोक भट्ट और हम आज बातें कर रहे हैं आलोक जी से। आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि संगीत के ये दिग्गज फनकार किन बारीकियों से हमारे संगीत जगत को तरोताज़ा रख रहे हैं, सींच रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। आलोक जी भाई साहब, आपका अभिनंदन है संचार जगत पे। नमस्कार राहुल जी। आपने आकाशवाणी पे इतना समय दिया और आप सेवानिवृत्त हुए हैं जी इसलिए आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बन जाती है। जी। आपने बच्चों को शुरू से तालीम दी, अब आप अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं, क्या उसमें और सुधार किया है, ज़्यादा बच्चों को तालीम दे रहे हैं या किस हिसाब से क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। आप राहुल जी, एक बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है कि मैं तालीम किस प्रकार से दे रहा हूँ। क्योंकि पहले तो मैं आपको हमारी पिछले इतिहास की तरफ ले जाऊँ, जहाँ से कल्पना संगीत विद्यालय शुरू हुआ। कल्पना संगीत विद्यालय 1953 से जयपुर में कार्यरत है। 1953 का मतलब आप समझ लीजिए कि आज 7 दशक से ज़्यादा समय संगीत को संगीत शिक्षण के लिए, संगीत प्रदर्शन के लिए कल्पना संगीत जाना जाता है। क्योंकि कल्पना संगीत उस ज़माने में जयपुर में संगीत की अलग जगह रहा था, जब जयपुर में संगीत संस्थान के अलावा कोई दूसरा संस्थान जयपुर में नहीं था कि जिसने संगीत का शिक्षण किया। और आज तक हम लोग कम से कम 8 से 10 हज़ार विद्यार्थियों को संगीत से जोड़ पाए हैं और उनको संगीत शिक्षण दे रहे हैं, संगीत प्रदर्शन की तरफ तैयार कर रहे हैं। संगीत की डिग्रियां जो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हैं उससे जोड़ रहे हैं। अब आपने कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद आकाशवाणी के बाद किस तरह से मैं अपनी आगामी योजनाओं पे कार्य कर रहा हूँ, किस तरह से संगीत शिक्षण को सोच रहा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जो एक मेरा सपना था कि कल्पना संगीत विद्यालय को लेकर हम जो कार्य कर रहे हैं और संगीत के उन विद्यार्थियों को संगीत से जोड़ पाएँ जो प्रतिभावान कलाकार हैं और जो साधनहीन भी हैं। साधन संपन्न लोग तो संगीत सीख लेते हैं, लेकिन साधनहीन व्यक्ति जो बेचारा गांव से निकला है और संगीत का शौकीन है और नैसर्गिक प्रतिभा उसमें है, तो वो विद्यार्थी हमारे यहाँ आ सकता है। हम उसको निःशुल्क शिक्षण दे रहे हैं। साथ में हम उस परंपरा से उसको जोड़ रहे हैं जो एक गुरु शिष्य परंपरा है। और गुरु शिष्य परंपरा में रहने के नाते वो एक संगीत की सभी बारीकियों से अपने को वाबस्ता कर पाता है, रूबरू कर पाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जाता है। और अब मेरा मुख्य कार्य केवल यही है कि मैं संगीत की एक नई पोत तैयार करूं और संगीत को आगे बढ़ाऊं। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई कि सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने एक एम ले रखा है, इन्होंने एक संकल्प ले रखा है जब से सेवानिवृत्त हुए हैं कि संगीत के लिए नई पौध तैयार करना। सबसे अहम कार्य है कि जब नए कलाकार आएंगे तो ही हमारा संगीत जगत सरसब्ज रहेगा। साथ ही एक बड़ी बात पंडित आलोक भट्ट जी ने बताई है कि गांव से कोई आता है, ग्रामीण क्षेत्र से कोई प्रतिभावान बच्चा आता है जो संगीत में रुचि रखता है, उसको निःशुल्क, अगर वो फीस नहीं दे सकता है किन्हीं कारणों से या गरीब है, तो उसको निःशुल्क भी शिक्षा देंगे उसमें यदि प्रतिभा है तो। कहने का अभिप्राय है कि एक गांव से आने वाला बच्चा अगर उसके पास साधन नहीं है तो वो साधन ये उपलब्ध करवाएंगे और उसको एक कलाकार बनाएंगे। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, जो हमारे दर्शकों की भी बात है, सब लोग पूछते रहते हैं, कई बार फ़ोन करके भी कुछ लोग संगीत के जानकार ये कहते हैं कि आजकल बाज़ार में 20 साल, 22 साल, 25 साल के युवा हैं,
वो भी अपने नाम के पंडित, उस्ताद, नृत्य गुरु ये लगा रहे हैं। तो इससे भ्रांति होती है, क्योंकि आमजन तो ये जानता नहीं कि नृत्य गुरु ये हैं कि नहीं, जी। या पंडित हैं कि नहीं, पांडित्यपूर्ण कार्य है कि नहीं इनका, ये उस्ताद हैं कि नहीं। और उनके चक्कर में आकर के वो साल 6 महीने फीस दे करके सिखाते हैं, और उसके बाद नतीजा ऐसा निकलता है कि वो न तो कलाकार बन सकता बच्चा, और न कुछ, वो दिशाहीन हो जाता है। तो सही जगह आकर के वो तालीम ले, इसके लिए ये भी जो बाजार में भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राहुल जी, आपने बहुत ही एक सटीक प्रश्न पूछा है और ज्वलंत प्रश्न पूछा है कि पंडित वो है जिसमें पांडित्य हो, उस्ताद वो है कि जो उस्ताद की तरह आपको गुर सिखा पाए, विदुषी वो है जो उस विषय की विद्वान हो। अब आपने कहा कि जो 20-22 साल 25 साल का युवा है और संगीत थोड़ा बहुत सीख कर कोई डिग्री करके एक अपना संगीत विद्यालय खोल लेता है या संगीत शिक्षण केंद्र खोल लेता है और वो अपने आगे पंडित उस्ताद लगा लेता है, और कार्यक्रमों में भी ये देखा गया है कि किसी भी कलाकार के आगे पंडित उस्ताद लग जाता है, जबकि उसके गुरु लोग वहाँ बैठे हैं, उनके आगे उस्ताद पंडित नहीं लगा हुआ है। तो मैं इस भ्रांति को पहले आपको दूर कर दूं कि पंडित या उस्ताद की उपाधि एक तो आधिकारिक रूप से जो है वो टॉप ग्रेड आर्टिस्ट को आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है, जिसमें उस्ताद, पंडित और विदुषी के रूप में उनको उच्चारित किया जाता है, जो एक परंपरा है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो एक परंपरा को लेके चल रहे हैं, जो एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं, जिनकी एक लंबी पीढ़ी या उनकी 2 या 3 या 5 पीढ़ियां संगीत में कार्य करती हैं और जिनके 100, 200, 500, 1000 शागिर्द, मैंने बहुत बड़ी संख्या बोली है क्योंकि शागिर्द होते हैं 10 या 5, ऐसा माना जाता है। संगीत में विद्यार्थी हो सकते हैं, लेकिन शागिर्द या शिष्य जिसको हम कहेंगे, शागिर्द हम उसको उर्दू में कहेंगे, शिष्य हिंदी में कहेंगे, तो वो जो आपके बन के आते हैं और जो परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से संगीत जगत आलोकित होता हो, उस गुरु को अगर उस्ताद या पंडित कहा जाए तो मेरा मानना है कि वो एक सार्थक चीज़ है। बाकी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी उस्ताद और कोई भी संगीत सम्राट हो सकता है, कोई किसी तरह का सम्राट हो सकता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ इस बात को, और मैं ये कहता हूँ कि संगीत की साधना अपने आप में इतनी बड़ी साधना है कि पंडित उस्ताद लगाना समाज का दायित्व है, न कि उससे कलाकार का। बहुत सही बात है कि जब गुरु मौजूद है और उनके शिष्य उनके सामने उस्ताद या पंडित लगा रहे हैं, तो ये एक बेअदबी भी मानी जाती है संगीत में। और इसके साथ ही एक ज्वलंत समस्या और चल रही है जी कि गुरु के रहते हुए शिष्य सम्राट हो जाता है। जी, तो फिर ऐसे गुरु को क्या माना जाएगा, गुरु को क्या उपाधि दी जाएगी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ये एक ऐसा, ये सोशल मीडिया की उपज है कि हम अपने को प्रचारित करने के लिए हम इतना बड़ा कोई तमगा अपने आगे पीछे लगा लेते हैं कि हम सम्राट हो गए। आप सम्राट हो गए तो फिर वो चक्रवर्ती सम्राट हुए जो हैं आपसे आगे, तो या तो उनको चक्रवर्ती सम्राट बोला जाए, मेरा ये मानना है। नहीं तो हमें कम से कम उस मंच पे या उस प्रदर्शन स्थल पे अपनी उस उपाधि को छुपाना चाहिए जिस उपाधि को किसी व्यक्ति ने दिया है, या तो वो भारत सरकार उसको दे या राज्य सरकार उसको दे, या कोई संगीत की ऐसी संस्था आपको सम्मानित करे। लेकिन सम्मानित करने के साथ उस संस्था का भी दायित्व है, क्योंकि मैं संस्था चलाता हूँ, तो संस्था चलाता हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं ऐसी उपाधि का नाम ही नहीं रखूँ कि संगीत सम्राट किसको कहेंगे। संगीत सम्राट तो तानसेन हुए हैं, संगीत सम्राट हरिदास हुए हैं, संगीत सम्राट पंडित जसराज को हम कह सकते हैं, संगीत सम्राट हम पंडित विश्वमोहन भट्ट को कह सकते हैं, संगीत सम्राट हम भीमसेन जोशी को कह सकते हैं, संगीत सम्राट हम पंडित रविशंकर जी को कह सकते हैं। ठीक बात है। जिन्होंने इस विधा में सतत रूप से कार्य किया है, समर्पण किया है, अपना पूरा जीवन लगाया है और इसको आत्मा से सींचा है, उसके आगे सम्राट लगाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन नए लोगों को इससे, नए साधकों को इससे बचना चाहिए। साथ ही एक सबसे बड़ी बात ये देखने में और सुनने में आई है कि कई लोग ये कहते हैं कि साहब पंडित आलोक भट्ट जी तो सुगम संगीत के कलाकार हैं, जबकि मैं खुद ये मानता हूँ कि आप शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक तीनों में समान अधिकार रखते हैं। और इसके अलावा हरफन मौला कलाकार यदि राजस्थान में किसी को कहा जाए तो वो पंडित आलोक भट्ट को कहना गलत नहीं होगा,
क्योंकि इन्होंने गायन वादन दोनों के क्षेत्र में अनूठा कार्य किया है और मोहन वीणा को भी साध रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मोहन वीणा में भी, और हारमोनियम का भी इतना ही पकड़ है और शास्त्रीय गायन में भी उतनी ही महारत हासिल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ लोग जो कहते हैं सुगम संगीत के कलाकार, तो क्या ये सही बात है? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक संगीत साधक हूँ, न मैं सुगम संगीत का कलाकार हूँ न शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो जीवन का एक अंग है, हर सांस में जिया जाता है। सुगम संगीत भी संगीत को जिया जाता है। अब जो बात आपने कही कि मैं सुगम संगीत का कलाकार प्रचारित इसलिए हुआ कि कुछ परफॉर्मेंसेस में मैंने भजन गीत गज़ल खूब गाए, तो उन्होंने इसको माना। लेकिन उन सब लोगों को ये मानना या जानना चाहिए कि मैं आकाशवाणी से कम 5 या 6 विधाओं में आकाशवाणी का अनुमोदित कलाकार हूँ, शास्त्रीय संगीत का परफॉर्मेंस करता हूँ और पिछले 30 या 35-40 साल से मैं अकेला कलाकार हूँ जो पखावज के साथ सुगम संगीत या शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियाँ देता हूँ, जो आप गाए बगाए मुझे देखते रहते हैं। दूसरी बात रही कि मैं वाद्य वादक के रूप में मैंने मोहन वीणा को अपनाया, वायलिन को अपनाया, सितार को अपनाया। गाना मेरा सब्जेक्ट है, शास्त्रीय संगीत मेरा सब्जेक्ट है। पुष्टि मार्गी परंपरा में रहने के कारण मैं ध्रुपद शैली से वाबस्ता हूँ, क्योंकि ध्रुपद शैली हमारी रग रग में है। ध्रुपद को अगर हम हवेली संगीत से जुड़ें तो हवेली संगीत के जितने पद हैं, अष्टछाप कवियों के पद हैं, जिसमें सूरदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंददास हैं, घनानंद हैं, श्री भट्ट हैं, उन सब पदों को हम शास्त्रीय रागों में गाते हैं, जिसमें बसंत है, बसंत मुखारी है, आसावरी है, कोमल ऋषभ आसावरी है, आपका दरबारी है, आपका मालकोस है, इन सब को मैं गाता हूँ और शास्त्रीय संगीत की अपनी प्रस्तुतियाँ सब जगह देता हूँ। अब ये जाकी रही भावना जैसी वो मुझे उसी रूप में देखता है, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सटीक कहा है। और इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जब संगीत मार्तंड पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी एवं पंडित राजन साजन मिश्र, इन्होंने भजन गाए हैं खूब और ये शास्त्रीय कलाकार माने जाते हैं और रहे हैं। आज हमारे बीच राजन जी नहीं है, संगीत मार्तंड पंडित दशराज जी नहीं है, भीमसेन जी नहीं है, लेकिन इनको भजन के क्षेत्र में भी महारत हासिल थी और ये शास्त्रीय गायक रहते हुए भजन गाए इन्होंने। तो इसलिए पंडित आलोक भट्ट यदि भजन गा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुगम के ही कलाकार हैं, वो शास्त्रीय कलाकार भी हैं, उपशास्त्रीय कलाकार भी हैं। हमारे दर्शकों के लिए आज बात हुई पंडित आलोक भट्ट जी से, और ऐसे ही हम समय समय पर, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, अलग अलग कलाकारों से मुखातिब होंगे, आपके समक्ष कलाकारों को आपको सुनाएंगे, कलाकारों को हम लेकर के आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे ताकि आप जान सको कि शुद्ध देसी घी में और वनस्पति में क्या अंतर है, ये आप अंतर खुद कर सकें। अभी थोड़ी बात और बाकी है, मैं पंडित आलोक भट्ट साहब से कहूँगा कि मोहन वीणा का थोड़ा तार झंकृत करके बताएं ताकि आपको ये पता चले कि कैसा क्या साउंड आता है और इन्होंने क्या साधना की है। कम समय में मोहन वीणा को इन्होंने साधा है और इतने कम समय में मोहन वीणा के सुरों को लेकर आप अभी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि साधक की क्या कहानी है, क्या निशानी है, क्या पहचान है। थोड़ा सा यमन का आलाप मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
आपने अभी सुनी मोहन वीणा की झंकार। मोहन वीणा हमारे पद्म भूषण ग्रैमी अवार्डी पंडित विश्वमोहन भट्ट जी की देन है और उन्होंने देश दुनिया में जयपुर का नाम रोशन किया है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अच्छे फनकार हैं, उनकी देन है ये मोहन वीणा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पंडित आलोक भट्ट जी में हमेशा ये जिज्ञासा रही है कि कोई भी वाद्य हो उसको सीखना, उसको आत्मसात करना इनकी रुचि रही है। तो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वाद्य ऐसे हैं जिन पे इन्होंने अपना हाथ साफ किया है और आत्मसात किया है। ये एक अच्छे कलाकार की निशानी है कि वो सतत लगा रहता है अपने साधना में। ऐसे ही संगीत साधकों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।